Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional, GS and Current Affairs at Synopsis. आज हम अपनी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो 5 मिनट्स की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप रेगुलरली हमारी इस द हिंदू की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और प्लस इसका PDF भी अवेलेबल है। इससे पहले हम लोगों ने जून 2021 का जो मंथली कंपाइलेशन था वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज हम लोग अप्रैल 2021 का जो हमारा बैकलॉग है इसका पूरा कंपाइलेशन वीडियो आपके सामने होगा एंड इसके बाद ऑब्वियसली हम लोग मई और देन जुलाई भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। राइट, सो दिस इज अनुभव दीपानी एंड लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर पूरे टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। सबसे पहले है पॉलिटी। पॉलिटी में कोई न्यूज़ नहीं है इस महीने क्योंकि जो मैक्सिमम पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो गवर्नेंस के अंडर ही आ रही हैं। सो हम लोग गवर्नेंस से अपना शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहला है फार्म लॉस। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है और अभी भी है ये। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पैनल एक अपॉइंट किया है कि ये जो 3 एग्रीकल्चर फार्म लॉज आए हैं, रिफॉर्म लॉज आए हैं, उस पर जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जानी चाहिए। 3 फार्म लॉज कौन से हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट्स। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला के नज़रिए से नहीं देखेंगे, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है उस हिसाब से हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। इश्यूज ये है कि गवर्नमेंट और फार्मर्स का दोनों का अलग अलग कहना है इस फार्मर लॉ पर। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इन लॉज को अगर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जो ब्रोकर है, जो बीच का आदमी है जिसे हम लोग मिडिल मैन कहते हैं, उसका जो रोल है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो फार्मर्स हैं वो लिबरेट हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो फार्मर है वो ये कहते हैं कि इन लॉज से वो जितना उनको फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन लॉज के इंप्लीमेंट होने के बाद जो बेनिफिशरीज हैं वो डायरेक्टली कॉरपोरेशंस बन जाएंगी। प्रोविजंस ये हैं इन फार्म लॉज के कि ये फार्म लॉज बेसिकली ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स होते हैं जिन्हें हम लोग मंडी के नाम से जानते हैं, मंडी बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर किसान अपनी जो फसल है उसको जाकर बेचते हैं। सो प्रोविजन ये है फार्म लॉज का कि ये जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स हैं वो पूरी तरीके से बाईपास हो जाएंगे और जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट बायर्स को डायरेक्ट जो है अपनी फसल बेच सकेंगे। अब फार्मर्स का बेसिकली ये कहना है कि ये इनके लिए एक नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। प्लस ये प्रोविज़न ये भी कहता है कि जो फार्मर हैं वो प्राइवेट कंपनीज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, और अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स वो अपनी फसलों को बेच सकते हैं। नाउ द थिंग इज, फार्मर्स का बेसिकली ये कहना है कि अगर वो लोग डायरेक्ट कॉर्पोरेट से डील करते हैं तो फार्मर्स के बीच में और कॉर्पोरेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा कि हमें, मान लीजिए, कोई पर्टिकुलर X फसल चाहिए और इसकी Y क्वालिटी हमें चाहिए और हम आपको इतना पैसा देंगे। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है वो ये कह सकती है कि आपको पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए हम लोगों ने प्रॉमिस किया था लेकिन आपने वो क्वालिटी नहीं दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको उतना पैसा नहीं देंगे। अब यहाँ पर फिर फार्मर्स का ये कहना है कि मान लीजिए अगर ये लोग हमें पैसा नहीं देते हैं तो अगर हम लोग को एटलीस्ट कहीं कंप्लेंट करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जो सिविल सर्वेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट रहेगा या फिर उस ब्लॉक का सबसे बड़ा जो सिविल सर्वेंट रहेगा, उसके पास ये मैक्सिमम जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, SDM के पास या DM के पास। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर फार्मर का ये कहना है कि SDM और DM जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे या फिर एक फाइनल जस्टिस तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चीज़ फार्मर्स की ये बात कहनी है कि अगर ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स या मंडीज का यूज़ बंद कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे मंडीज बंद हो जाएंगी और ये जो कॉरपोरेशंस हैं उनकी मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी और फिर कॉरपोरेशंस जिस दाम पर फार्मर्स से फसल खरीदेगी उस दाम पर हमें मजबूरन फसल बेचना पड़ेगा। ये फार्मर्स का कहना है, लेकिन गवर्नमेंट का इससे कहना अलग है कि नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। सो हम लोग इस बीच की कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। मैंने ये वाली चीज़ आपको सिर्फ इसलिए समझाई ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कंट्रोवर्सी क्या है, अदरवाइज हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा ने बेसिकली अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया है। नए प्रोविजंस ये हैं, ये कहा गया है कि जब भी हाउस की सिटिंग होती है तो एटलीस्ट 2 मिनिस्टर का उस सिटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है, प्लस
हाउस में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फाड़ेगा नहीं, कोई भी उसको टीयर ऑफ नहीं करेगा। प्लस जो स्पीकर है वो एक क्वेश्चन के ऊपर 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं देगा। मतलब मान लीजिए अगर एक एमएलए ने किसी एक मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के आंसर पर अगर फिर से कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो मैक्सिमम 2 और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो डेफिनेशन है उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। हमें तो ये मालूम है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो कहलाता है कि जो पार्टी ऑपोजिशन में होती है उसके जो लार्जेस्ट नंबर्स जिस ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं उसका जो लीडर है वो ऑपोजिशन लीडर बनता है। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ी गई है कि वो जो ऑपोजिशन पार्टी है उस ऑपोजिशन पार्टी की जो टोटल सिटिंग एमएलएज हैं हाउस में, उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कोरम से कम नहीं होनी चाहिए। कोरम मतलब बेसिकली क्या है कि एक अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है कि कोई भी हाउस तभी उस दिन काम करेगा अगर टोटल मेंबर्स के 1/10 वहां पर आकर बैठेंगे। तो ये कोरम से भी कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो ऑपोजिशन लीडर बन पाएगा। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। इस पॉलिसी में बेसिकली ये कहा गया है कि जो रेयर डिजीज के पेशेंट्स हैं वो आयुष्मान भारत के अंदर 1 टाइम ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। प्लस ये भी ऐड किया गया है कि ये जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए नहीं है, लेकिन इसको पूरी पॉपुलेशन के 40% तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और 3 क्राइटेरिया में इन पेशेंट्स को या रेयर डिजीज को कैटेगराइज किया गया है। 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट टफ टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट। तो ये 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है। अब इश्यूज क्या है कि पहले गवर्नमेंट इस रेयर डिजीज के लिए 15 लाख देती थी, अब ये 20 लाख देती है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट आती है पूरे के पूरे इलाज की उसके लिए ये 20 लाख रुपए भी बहुत कम है। और फंडिंग हमेशा रेयर डिजीज के लिए कम आती है। अब रेयर डिजीज क्या होते हैं? रेयर डिजीज को हम लोग ऑर्फन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिजीज वो होता है जो किसी भी पॉपुलेशन के बहुत छोटे से पोर्शन को होता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि ये जेनेटिक होते हैं और ये थ्रू आउट पर्सनस लाइफ मतलब जिंदगी भर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो भी बहुत जल्दी अपीयर नहीं होते, तो समझ में नहीं आता कि कब ये बीमारी लग गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। इसमें इस रिफॉर्म के अंतर्गत काफी चेंजेस किए गए हैं। पहली चीज तो ये कही गई है कि जो एग्जिस्टिंग एपिलेट बॉडीज हैं उनका या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर दूसरी किसी जुडिशियल बॉडीज में उनको मिला दिया जाएगा। अब सेंटर को बेसिकली एम्पावर कर दिया गया है कि ये जो आपकी एपिलेट बॉडीज हैं इनमें जो लोग काम करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, ऑफिस का टर्म, सैलरी, अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इसके अलावा दुनिया भर की जितनी भी टर्म्स कंडीशन होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है। प्लस ये जो ट्रिब्यूनल है इसके जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन एक सेलेक्ट कमेटी उसका रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को एंड देन फिर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये जो कमेटी होगी इसके जो हेड होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो सकते तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट करेंगे वो इसका हेड बन जाएगा। चेयरपर्सन का जो इसमें टेन्योर रहने वाला है वो 4 साल का या फिर टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, या फिर जो अदर मेंबर्स हैं इसके उनका टेन्योर या तो 4 साल रहेगा या तो टिल द एज ऑफ 67 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दैट इज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ विजिलेंस यूनिट्स। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि जो सीवीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसने बेसिकली अपनी गाइडलाइंस को थोड़ा सा बदला है। किस चीज के लिए? जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है ऑफिशियल्स की विजिलेंस यूनिट्स के तहत, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए गए हैं। पहली चीज तो ये कही गई है कि कोई भी विजिलेंस जो ऑफिसर है उसको 3 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम एक जगह पोस्टिंग उसकी 3 साल की ही हो पाएगी। मान लीजिए अगर किसी ऑफिसर की 2 कंटिन्यूअस पोस्टिंग होती है तो मैक्सिमम पीरियड उसका कितना रहेगा? 3-3 साल का ईच रहेगा। अगर किसी ऑफिसर ने 3 साल से ज्यादा एक जगह पर काम कर लिया है तो उसका जो ट्रांसफर है वो फेजेस में किया जाएगा और प्रायोरिटी हमेशा उस ऑफिसर को दी जाएगी जिसने मैक्सिमम पीरियड एक टाइम पे पोस्टिंग उसने ले ली। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 ऑफिसर है, किसी को 3 साल हो गए, 5 साल हो गए और किसी को 7 साल हो गए, तो सबसे पहले 7 साल वाला जो ऑफिसर है उसका ट्रांसफर किया जाएगा और 5 साल वाले को भी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा कि इसको एक जगह से दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। ये नीति आयोग ने इसको ड्राफ्ट किया है। इसमें बेसिकली इसमें ये बताया गया है इस ड्राफ्ट में कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको एज अ प्रॉब्लम हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको एज अ इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन हिसाब से देखना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। रिकमेंडेशंस भी इसमें ये कहे गए हैं कि आप इस जॉब माइग्रेंट को या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो माइग्रेशन होता है उसको आप डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट समझिए, उसको कोई प्रॉब्लम की तरह आप उसको मत फेस करिए। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी बढ़ाने चाहिए ताकि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो भी कहीं ना कहीं फिलअप किया जाए। प्लस न्यू नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी भी बनानी चाहिए और ये विद इन ये लेबर पॉलिसी की एक स्पेशल यूनिट के तहत आनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल FCAT 1983 में बनी थी, अभी इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ये बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी थी INB मिनिस्ट्री के अंडर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर। और ये जो 1983 की जो FCAT ट्रिब्यूनल है इसको सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। इसमें जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट का जो सेक्शन है सेक्शन 5C उसके तहत इसमें अपील्स जाती थी। इसका बेसिकली काम क्या था कि मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के अगेंस्ट अगर किसी को कंप्लेंट करती है, CBFC मतलब जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है A+ या फिर जो भी, तो अगर इस CBFC के अगेंस्ट किसी को कंप्लेंट करना है तो वो यहाँ पर FCAT में जा सकते थे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली ही है। इसमें कंपोजिशन ऐसी थी कि चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर, इसमें सेक्रेटरी भी एक अपॉइंट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये जो FCAT है इसको ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 के तहत पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। तो अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? इम्प्लीकेशन इसके ये होंगे कि अब अगर फिल्म मेकर्स को उनकी फिल्म के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कहीं जाकर कंप्लेंट करनी है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दरबार मूव पे। ये करीबन 100 साल पुरानी प्रैक्टिस है। आप लोगों को पता होगा कि श्रीनगर और जम्मू 2 कैपिटल हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर रीजन की, तो उसको 6-6 महीने के लिए चेंज कर दिया जाता था, विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल। 19th सेंचुरी में ये शुरू हुई थी प्रोसेस। रणबीर सिंह जो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने शुरू किया था ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस रीजन का वो कश्मीर के लोगों के घर तक पहुंच सके। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता था। एक तो बार बार आप कैपिटल शिफ्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, एफर्ट्स जाता है, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस बिजी होती हैं, टैक्सेस का पैसा इसमें खर्च होता है, गवर्नेंस की कमी हो जाती है, कभी कभी जस्टिस में भी डिले हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड आधे एक जगह पे पड़े हुए हैं, आधे कहीं और पड़े हुए हैं। और प्लस अगर आपको उन डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप वो प्रोसेस बार बार करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है कि आप किसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह बार बार लेके जा रहे हो। राइट, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर दरबार मूव ट्रेडिशन। अब ये जो दरबार मूव ट्रेडिशन उसको एक साथ तो नहीं लेकिन धीरे 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 करके इसको खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड RIIN 2019 का है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि नागालैंड जाता है कि जो RIIN एक्सरसाइज है इसको दोबारा से रिवाइव करवा दिया जाए। अब ये है क्या? इसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आउटसाइडर्स हैं, नागालैंड के जो बाहर के लोग हैं, वो कोई फेक सर्टिफिकेट बना के नागालैंड की गवर्नमेंट में, नागालैंड में आकर वहां पे कोई जॉब्स का बेनिफिट ना उठा पाए। तो बेसिकली क्या है कि ये रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहैबिटेंट नागालैंड क्या है कि ये इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स की एक लिस्ट है कि मतलब इससे पता चलता है कि कौन नागालैंड का है और कौन नागालैंड का नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली किसी भी तरीके के अनफेयर जस्टिस वहाँ के रेसिडेंट्स के साथ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करने की इसको कोशिश की है नए सजेशंस के साथ, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का उसके गोल्स को ये अचीव करेगी और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी का भी इसको सपोर्ट मिलेगा। प्लान इसका बड़ा सिंपल है, जिस तरीके से दूसरे एजुकेशन पॉलिसीज़ रहती हैं वो भी यही है कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी बढ़ानी है, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना है, एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है, एजुकेशन बढ़ानी है, नेशनल स्टेट सर्कुलम लाना है, सेफ इंक्लूसिव कंडक्टिव लर्निंग लानी है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, नो इशू। राइट, स्पोर्ट्स आर्ट्स अवेयरनेस सब इसी के अंडर आ जाएगा, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम एवरीथिंग। नेक्स्ट आते हैं मेतुर सरबंगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये तमिलनाडु में इंप्लीमेंट किया गया है। ये बेसिकली 4200 एकड़ का जो रीजन होगा उसको ये इरिगेट करेगा, सिंचाई करेगा उसकी। जो इडापड्डी या फिर ओमालूर जैसे
जो रीजन है उसमें यहाँ पर ये इरिगेशन शुरू होगा, और जो मेट्रो रिजर्वॉयर है वहाँ से पानी की जो पूर्ति है वो की जाएगी। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो, एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, इसे टी फॉर ऑल चैलेंज भी कहते हैं। इसे अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ITDP ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसमें सिटीज़, सिटीजन्स, स्टार्टअप्स, लोकल पॉलिसीज़ सारे के सारे साथ में आके काम करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS। बेसिकली ये क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवाता है, पैसे की मदद ये करवाएगा। कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन, दुनियादारी की चीज़ में इसमें सारी की सारी इन्वॉल्व करवाई जाएंगी। जो नोडल डिपार्टमेंट है इसका, दैट वुड बी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर 2021 का ये एक्ट है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का एक्ट लाया था ना कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और प्रोटेस्ट के बीच में अगर आपने वायलेंस किया है तो वायलेंस में आपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया उस नुकसान का जो पैसा है वो भी आप ही से लिया जाएगा। तो हरियाणा ने भी सेम इसी तरीके का एक एक्ट पास किया है, और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस एक्ट के अगेंस्ट। तो बेसिकली जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि देखो भैया, हम प्रोटेस्ट तो करेंगे और हम लोग वायलेंस भी फैलाएंगे और हम लोग तोड़फोड़ भी करेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी भी ख़त्म करेंगे, और बदले हम आपको पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि हम ये देश जो है बस हमारा ही है और हमको जो करना है इसके साथ करते रहेंगे। खैर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। ये सिटीजन्स को बेसिकली साथ में लेके आता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि जो साइबर क्राइम होता है कंट्री में, बहुत सारे लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं, होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इन वॉलंटियर्स की जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंटेन नहीं करती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग पे। कंपलसरी लाइसेंसिंग बेसिकली क्या है कि अगर कोई एक गवर्नमेंट किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को इस बात की अथॉरिटी देती है कि आप किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उसके परमिशन के बिना यूज कर सकते हो, तो उसे कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट किसी कंपनी या इंडिविजुअल को यह अथॉरिटी देती है कि आप किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उसके ओनर के परमिशन के बिना यूज कर सकते हो, तो इसे हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग कहते हैं। अब इंडिया में जो IPR है वो बेसिकली इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 और अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से डील करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस। ये इंडियन आर्मी ने बेसिकली शुरू किया है, जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल सके उसके लिए है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वामित्व स्कीम। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली रूरल सेक्टर में जो ज़मीनें होती हैं उनका जो बेसिकली मेजरमेंट होगा अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होगा, जैसे ड्रोन्स के साथ। तो इसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो प्रोसेस है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि एकदम एक्यूरेट डाटा मिलेगा, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जाएंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर वो रजिस्टर्ड भी होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये वाला जो एक्ट है 1985 का इंडिया की जो ट्रीटीज़ हैं उनके ऑब्लिगेशंस में आता है, उनके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करता है इन 3 चीज़ों से। पहला, कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, राइट। इट सेट्स आउट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट इन इंडिया। अब इसके अंदर जो है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन, दुनियादारी की जो चीज़ें हैं ड्रग्स की, वो सारी की सारी क्या होती हैं? प्रोहिबिट होती हैं, मना होती हैं। लेकिन जो मेडिकल या साइंटिफिक पर्पस के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो इसके अंडर नहीं आते हैं। गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करती है ताकि इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट ने एक रिवॉर्ड पॉलिसी निकाली है कि इस एक्ट के तहत अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कोई देता है तो उसको मनी प्राइज दिया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 चिल्ड्रन सर्विस रूल फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़।
महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स 2005 ने स्मॉल फैमिली को डिफाइन किया है कि उसमें बीवी होगी, पति होगा और 2 बच्चे होंगे। इसके तहत अगर कोई भी पर्सन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहता है तो 2005 के बाद के डेटा के हिसाब से उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके 2005 के बाद तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते। लेकिन इस डेफिनेशन में अडॉप्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड नहीं होते। अगर आपका खुद का एक बच्चा और अगर आपने 5 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं तो फिर आप इस डेफिनेशन में नहीं आते, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम कर सकते हो। इलेक्शन में भी कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग तरफ चलते हैं, दैट इज जुडिशरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नए बने जस्टिस NV रमन्ना 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑन रोहिंग्याज इन जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि जो इलीगल रोहिंग्याज माइग्रेंट्स हैं जिनको जम्मू में डिटेन किया गया है उनको हम लोग म्यांमार में डिपोर्ट नहीं कर सकते, म्यांमार वापस नहीं भेज सकते अनटिल एंड अनलेस हम सारी के सारे जो लॉ प्रोसेस हैं उसको फॉलो न कर ले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल होता है। प्लस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अब तक रेफ्यूजीज से रिलेटेड, रेफ्यूजीज को मैनेज करने से उनको टैकल करने से रिलेटेड कोई ऐसा कोई खास लॉ या बिल हमारे पास अभी तक नहीं है। रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं उनको बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स जो है डिक्लेयर किया गया था फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के तहत। लेकिन हालांकि अगर आप लीगली देखो तो रिफ्यूजीज जो हैं वो एक इमिग्रेंट की स्पेशल कैटेगरी के अंडर आते हैं और उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कहा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ऑन सैलरी एंड पेंशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली ये बोला है कि जो सैलरी या पेंशन हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उनकी जो सैलरी होती है या पेंशन होते हैं वो उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये बहाना नहीं दे सकती कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो हम आपकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, ये बहाना नहीं दिया जा सकता क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ये जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज़ में जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टेट्स और यूटीज़ को याद दिलाया कि जब जब ओकेजन आता है तब तक आप ये बात निकाल लेते हो लेकिन इम्प्लीमेंट आप इन रिफॉर्म्स को करते नहीं हो। इसमें क्या क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने? पहली चीज़, जो डीजीपी होते हैं उनका टेन्वर और सिलेक्शन फिक्स होना चाहिए। मिनिमम टेन्वर जो होता है आईजी का, इंस्पेक्टर जनरल का, वो फिक्स होना चाहिए। किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। और जो पोस्टिंग होती है ऑफिसर्स की वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए जिसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स शामिल होने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी SPCA भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि आम लोग जो हैं अगर किसी भी तरीके का जस्टिस उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो डायरेक्ट सीधे SPCA की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ पे। पहला है जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, इसे हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। 2013 और 15 के बीच में ये डील हुई थी, हम सभी को पता है। ईरान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, USA, यूरोपियन यूनियन सब इसमें शामिल थे। इस डील में बेसिकली ये डिसाइड हुआ था कि जो ईरान है वो जो अपना यूरेनियम या हैवी वाटर का जो स्टोरेज है, जो बेसिकली न्यूक्लियर एनरिचमेंट का वो काम कर रहा था, उसको वो कट करेगा, कम करने की कोशिश करेगा और न्यूक्लियर वीपन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेगा। लेकिन USA ने क्या किया, 2018 में वापस ले लिया अपने आप को इस डील से। डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। प्लस ईरान पे सैंक्शन भी लगा दिए कि कोई इनके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो ईरान का भी दिमाग खराब हो गया और ईरान ने भी बोला कि जब आप 2013 से लेकर 15 तक की जो डील है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो हम भी उस डील की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फिर ईरान ने क्या किया कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो अपना फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब न्यूज़ ये है कि वहाँ पर गवर्नमेंट बदली है USA में, तो USA और ईरान कह रहे हैं कि अब हम लोग इस डील को रिवाइव करने के लिए नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उइगुर पे। ये बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी है। ये चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग प्रोविंस है, आई एम सो सॉरी वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, जिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ पर ये रहते हैं। इनका ये कहना है कि चाइना के कंपैरिजन में इनकी जो क्लोजनेस है वो टर्की या फिर सेंट्रल एशियन कंट्री से थोड़ी सी ज़्यादा है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बेसिकली ये बोला है कि उइगुर के
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन शायद हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये आप रीजन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट इज E9 इनिशिएटिव, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 4th एजेंडा है उसको ये फुलफिल करने की कोशिश करता है, जो ग्लोबल एजुकेशन से जुड़ा है। E9 इनिशिएटिव बेसिकली रैपिड चेंजेस लाना चाहता है एजुकेशन सिस्टम में, और ये कहता है कि टीचर्स को सपोर्ट करेंगे, स्किल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग डिजिटल जो गैप हो चुका है उसको हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। पार्टिसिपेंट्स इसके यूनाइटेड नेशन है, और जो E9 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग भूटान एंड चाइना बाउंड्री डिस्कशन। भूटान और चाइना के बीच में बाउंड्री का डिस्प्यूट्स है, वो दो जो बाउंड्रीज हैं दैट इज़ पासामलंग एंड जकरलंग वैली, इन पे डिस्कशन होगा। ये भूटान के नॉर्थ में है, डोकलाम से भी ये वेस्ट साइड में पड़ते हैं, और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है उससे भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। इससे पहले एक और बार हो चुका है कि चाइना ने बेसिकली भूटान में जो साख्तेंग सेंचुरी है उसको जब ग्रांट मिल रही थी तो चाइना ने आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ कि भैया ये वाली जो टेरिटरी है वो तो डिस्प्यूटेड है, तो आप इसको बेसिकली पैसा कैसे दे सकते हो, ठीक है। ये वो दो रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, इन पे डिस्कशन होने वाला है, और यहाँ पर आपको ये डोकलाम प्लेटू दिख रहा है। एंड ये रही ये वो साख्तेंग वाइल्ड सेंचुरी जहाँ पर चाइना ने ऑब्लिगेशंस उठाए थे। इंडिया के मैप में आप यहाँ पे इस तरीके से ऐसे देख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है? ये बेसिकली क्या है कि एक इंटरनेशनल लॉ है जहाँ पर कोई भी शिप, अगर वो शिप किसी सॉवरेन स्टेट का है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है वो शिप, और दूसरी जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, वो इंटरफेयर बीच में नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल सा लॉ है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ये मूवमेंट जो होगा, फ्रीडम टू एंटर पोर्ट्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर वेसल्स, प्लांट्स और डॉक्स का यूज़ करना, सामान को लोड अनलोड करना, पैसेंजर या सामान को ट्रांसपोर्ट करना वगैरह वगैरह इसकी डेफिनेशन के अंडर आता है, ठीक है। अब ये वाली जो फ्रीडम है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 के आर्टिकल 87 के क्लॉज 1 के अंडर भी आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूएसए ने इस लॉ को ना साइन किया है ना रेटिफाई किया है, मतलब इसके लिए हाँ बोला नहीं है इस लॉ ऑफ सी के कन्वेंशन को, ठीक है, इसमें शामिल है नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती क्या करता है, इसको प्रैक्टिस करता है। और ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि जो यूएस नेवी है उसने ये बोला था कि हम लोग इंडिया में जो लक्षद्वीप का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे हम लोग आ गए थे, और हम लोगों ने इंडिया की परमिशन भी नहीं ली थी, ठीक है। तो ये अजीब ही चीज़ चल रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वैक्सीन पासपोर्ट पे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का, QR कोड के माध्यम से किया जाएगा, स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा इजीली ये एक्सेसिबल है। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, वो QR कोड में आप स्कैन कर लो, सामने वाले को पता चल जाएगा। तो इजराइल जो है वो पहली कंट्री बन चुकी है इसको इंट्रोड्यूस करने वाली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसे हम लोग ऑफिस इंटरनेशनल देज एपिजूतीज, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, OIE के नाम से भी इसको जानते हैं। 1924 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल में जो डिजीज़ कंट्रोल, एनिमल में जो डिजीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से WHO, OIE और UNEP ने बोला है कि जो लाइव वाइल्ड एनिमल्स जो बिकते हैं फूड मार्केट्स में उस पर हमें जल्द से जल्द इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। ये बेसिकली क्या है कि ज़ीरो एमिशन स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं कि भैया एमिशन एकदम कम कर देना हमको, उसके लिए ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है। इसमें कतर, USA, सऊदी अरेबिया, कनाडा, नॉर्वे ये सब इसके मेंबर्स हैं। रोल्स और फंक्शंस नेट ज़ीरो के वही रहेंगे जो हम लोगों ने बेसिक एनवायरनमेंट में पढ़ा है कि नई नई टेक्नोलॉजी हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसमें मीथेन का अटेंडमेंट करेंगे, कार्बन इकोनॉमी अप्रोच लगाएंगे, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, जो सेम चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेम स्ट्रेटजीज हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। नेट ज़ीरो क्या होता है कि बस आप कार्बन न्यूट्रल कर दो, ठीक है ना, जो कार्बन एमिशन है आप वो कम से कम कर दो, वो नेट ज़ीरो हो जाएगा। अब नेट ज़ीरो का मतलब नहीं है कि कार्बन आप निकाल ही नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कार्बन अभी तक जनरेट कर दिया है तो उसको कम से कम न्यूट्रल करने के लिए आप थोड़ा सा कार्बन एमिशन कम कर दो ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाएं, तो वो नेट ज़ीरो के अंडर आ जाता है।
नाटो जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, ये ऑलरेडी मैं जून के द हिंदू में करंट अफेयर में कवर कर चुका हूँ, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूएन फूड सिस्टम 2021। इंडिया ने बेसिकली 2021 का जो नेशनल डायलॉग हुआ था इस यूएन फूड सिस्टम का, उसको इंडिया ने होल्ड किया था, इंडिया ने उसको होस्ट किया था। और जो एग्री फूड सिस्टम है होता है दुनिया का, उसमें पॉजिटिव चेंज किस तरीके से लाया जाए उस पर डिस्कशन हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के भी अंडर ही आता है। अब फूड सिस्टम क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, फूड कंजम्पशन, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को जो भी फूड का एस्पेक्ट टच करता है वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रैक 1 ट्रैक 2 किस तरीके से फूड सिस्टम यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ और यहाँ किस तरीके से काम करता है। चलिए खैर, नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ यूएसए। ये जो रिपोर्ट है ये यूएस ट्रेजरी ने रिलीज की है। इसमें बेसिकली ये देखा गया है कि यूएसए की जो 20 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो कौन है और करेंसी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। इंडिया में भी इसके बारे में बताया गया है, इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया इस रिपोर्ट को। एक तो कि बायलैटरल ट्रेड सरप्लस कितना है उसको ही शामिल किया गया इस रिपोर्ट में। अगर वो बायलैटरल ट्रेड सरप्लस जो है वो मिनिमम $20 बिलियन का हो, या फिर करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में यहाँ पर बात की गई हो, या फिर वन साइडेड इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट्स के बारे में बात की गई हो। इंडिया के बारे में ये कहा है कि इंडिया उन 11 कंट्रीज में से एक है उन मॉनिटरिंग लिस्ट में जो बेसिकली करेंसी प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। मतलब करेंसी मैनिपुलेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है यहाँ पर? करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री जानबूझकर अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को चेंज करने की कोशिश करती है, जबरदस्ती उसको बदलने की कोशिश करती है, और उस कोशिश से अगर यूएस डॉलर को कहीं ना कहीं अनफेयर कंपटीशन मिलता है तो यूएसए उसको करेंसी मैनिपुलेशन मानता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रैवल बबल। श्रीलंका ने बेसिकली इंडिया के साथ प्लान था श्रीलंका का कि ट्रैवल बबल हम लोग सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। ट्रैवल बबल क्या होता है कि 2 ऐसी कंट्रीज जहां पर पैंडेमिक जो है वो कंट्रोल हो चुका है या फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, तो उन दोनों को बेसिकली वापस से रिकनेक्ट किया जाता है उन 2 कंट्रीज को ट्रैवल के थ्रू। तो ट्रैवल बबल इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाओ फोरम 2001। इसको 25 एशियन कंट्रीज ने मिलकर और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको इनिशिएट किया है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये पॉलिटिकल, बिजनेस या फिर एकेडमिक लीडर्स जो हैं एशिया और वर्ल्ड के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाती है और डिस्कशन का एक मौका देती है। जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आइडिया डेवलप हुआ है ना, उसी तरीके से ये बाओ फोरम का भी आइडिया डेवलप हुआ है। तो जो रीजनल इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है उसको ये डेवलप करने की कोशिश करती है और जो एशियन कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज USCIRF रिपोर्ट। इसमें 14 कंट्रीज का नाम इसमें दिया गया है जो पर्टिकुलर कंसर्न है जिनके बारे में कि जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कम हो रही है। यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम कम है और वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीडम को रोका जाता है वगैरह वगैरह, तो इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं हम लोग। कैरेन नेशनल यूनियन, जिसे हम लोग KNU के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो थाईलैंड के बॉर्डर पे एक कम्युनिटी है, एथनिक कम्युनिटी, कैरेन माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, उसको ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। इनकी डिमांड 1949 से एक ही है कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जो बेसिकली काउथली के नाम से जाना जाता है। ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, इनका जो 1949 से डिमांड वाला रीजन कर रहा है ये थाईलैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिटीज कॉम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग मरीन एनवायरनमेंट। इंडिया और जर्मनी ने ये टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है और ये बेसिकली यही कोशिश करते हैं कि जो प्लास्टिक है वो मरीन एनवायरनमेंट में न जा पाए। यूपी, केरला, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये फिलहाल के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट दंतक पे। 1961 का ये प्रोजेक्ट है, इंडिया और भूटान के बीच का ये प्रोजेक्ट था। इंडिया ने बेसिकली बोला था कि जो भूटान का किंगडम है वहाँ पे हम लोग बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे मोटरेबल रोड्स पे, तो किया भी हम लोगों ने, जैसे पारो एयरपोर्ट, योनफुला एयरफील्ड, हाईवे बनाए,
हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस बनाएं वगैरह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की न्यूज़ में, इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट को 60 ईयर्स रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया के जो CAG हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स दैट इज OPCW का एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया है। अपॉइंट इन द सेंस बेसिकली इलेक्शन हुआ था इनका, तो जो OPCW की कॉन्फ्रेंस थी उसी के प्रोसेस के थ्रू इनका इलेक्शन हुआ था। प्लस इंडिया को भी OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया है और इंडिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? एशिया के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो OPCW की जो गवर्निंग बॉडी होगी वो भी होगी, 41 मेंबर्स होंगे इसमें। टेक्निकल जो सेक्रेटरीट्स हैं वो इसको सुपरवाइज करेंगे और बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जितने भी कन्वेंशंस हैं। OPCW के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप PT 360 का वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोवलून पेनिनसुला, बेसिकली हांगकांग का ये एक रीजन है, एक क्षेत्र है, और हांगकांग ने बोला है कि चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको हम लोग ये हैंड ओवर कर देंगे, ये वाला रीजन, और चाइना की नेशनल सिक्योरिटी का जो एक ऑफिस है वो यहाँ पर परमानेंट बेस बन जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको कोवलून, यहाँ पर चाइना का बेस बनने वाला है। खैर चलिए नेक्स्ट आते हैं, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सबने मिलकर इसको लॉन्च किया हुआ है। ये बेसिकली चाइना की जो डोमिनेंस है, ठीक है, जो मोनोपोली चल रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, कि पूरा का पूरा जो चेन बना हुआ है ट्रेड बिजनेस का वो चाइना का ही बना हुआ है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट, बायर सेलर मैचिंग इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेगा और सप्लाई चेन में थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी लाएगा कि चाइना की मोनोपोली कम होगी, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या आप चाहें इसको थोड़ा सा और डिटेल में तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ह्यूमन राइट्स वॉच 1978। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ह्यूमन राइट्स पर रिसर्च और एडवोकेसी कंडक्ट करवाती है, और जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कंपनीज हैं, और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करती है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करिए। ये रिफ्यूजीज़, बच्चों या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बिहाफ पे काम करती है, माइग्रेंट्स की आवाज़ को उठाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच का ये कहना है कि जो इजराइल है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, क्राइम कर रहा है, ताकि जो जूइश डोमिनेशन है वो पैलेस्टीन पर बरकरार रहे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अर्मेनियन जेनोसाइड टर्की का है ये। 1915 से लेकर 1922 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो टर्की में ये जेनोसाइड हुआ था। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो USA के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बेसिकली कहा है कि अर्मेनिया का जो जेनोसाइड है हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और अर्मेनियन जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे जो होता है 24 अप्रैल, उसको ऑफिशियली सेलिब्रेट किया जाएगा। राइट, ये देख सकते हैं आप लोग ये रीजन में। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इकोनॉमी की न्यूज़ पे। नंबर 1 इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग आप सभी लोगों को पता है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में हम लोगों ने पढ़ा ही है इसको। सेंट्रल बैंक की बेसिकली पॉलिसी रहती है मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करने के लिए कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो बेसिकली महंगाई है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर स्टेबल रहता है तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है और प्राइस को भी आप स्टेबल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। 2016 में अमेंडमेंट आया था 1934 का जो RBI एक्ट है, उसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया था इस अमेंडमेंट में कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर 5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको ये सेट करेगी। आज की डेट में अगर आप देखें 2016 से लेकर 21 वाला रीजन पीरियड में, तो 4% जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डिसाइड की गई है। जब भी ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है तो इसको हम लोग +-2 लेके चलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये 4% है, तो 6% या 2% भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड HSN, या फिर हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS के नाम से भी जानते हैं इसको। ये 6 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन कोड है। इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इसे हम लोग यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो अभी सिस्टम है इसके अंडर करीबन 5000 कमोडिटी ग्रुप्स इसके अंदर आते हैं। इसका यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? बेसिकली क्या है कि अगर आप इसको
हार्मोनाइज सिस्टम को 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर को यूज़ करते हो तो जो कस्टम टैरिफ होते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स होते हैं या फिर जो ट्रेड पॉलिसी होती है, ये सारी की सारी क्या है, थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड का कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी फॉर जीएसटी टैक्स पेयर्स हु हैव मोर देन 5 करोड़ इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो अगर आपको ये 6 डिजिट का चाहिए तो आपको मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए, तभी आपको ये कोड मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP। इसे हम लोग डिजिटल RMB या फिर रेनमिनबी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है रेनमिनबी? चाइना की डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसको आप जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड या एक्सचेंज कर सकते हो। इसमें बेसिकली जो लीगल टेंडर है, जो गारंटी है, वो सेंट्रल बैंक की होती है, रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना की। इसमें कोई थर्ड पार्टी ऑपरेटर नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि अगर भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, बीच में कोई बंदा है, मुझे आपको डायरेक्ट पैसे का आपसे धंधा करना है तो मैं इसको दे रहा हूँ, फिर ये आपके पास आ रहा है, तो ये जो मीडिएटर है ये अपनी कमीशन खाएगा ना। तो ये वाले डिजिटल करेंसी में क्या किया गया कि ये वाला जो सिस्टम है इसको खत्म कर दिया, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है यहाँ पे कस्टमर और बैंक का। तो कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, तो ट्रांजेक्शन फी तो लगेगी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डिजिटल करेंसी में ना इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है। एक और दूसरी टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसके थ्रू ये काम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज पब्लिक डेब्ट। अब पब्लिक डेब्ट क्या है? इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है, बट इवन देन एक बार कर लेते हैं रिवाइज इसको। एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है जितना पैसा उधार लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक डेब्ट कहते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज आ जाती हैं, उन लायबिलिटीज को अगर कंसोलिडेटेड फंड से पे करना है तो वो किसके अंडर आ जाएगा? पब्लिक डेब्ट के अंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट है वो इससे बाहर रहता है, अगर आप आर्टिकल 292 की डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनल डेब्ट एक अलग होता है और एक्सटर्नल डेब्ट फिर अलग होता है। अब सोर्सेज क्या होते हैं पब्लिक डेब्ट के? मतलब गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठाएगी? एक तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं या एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं, ये पब्लिक डेब्ट के मेन सोर्सेस होते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो मूडी इन्वेस्टर सर्विस है उनकी रिपोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि जितनी भी दुनिया में इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया का जो पब्लिक डेब्ट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है इमर्जिंग इकोनॉमीज में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, NSAC। ये जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने कंस्टिट्यूट किया है। गवर्नमेंट एडवाइस करती है, गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती है कि जो स्टार्टअप के लिए इनोवेशन एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसे बढ़ानी चाहिए। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है देख लेते हैं। जो चेयरमैन होते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, और जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो ARC है ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है कि बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPA का मतलब आपको पता है कि किसी ने उधारी ली बैंक से और वापस से उसको पैसा नहीं दिया, तो वो जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो ये जो ARC है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ये एक तरीके का ये बैंक से उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेता है और फिर बैलेंस शीट को क्लीन अप करने की कोशिश करता है। इससे फायदा क्या है कि जो बैंक है उसको बार बार डिफॉल्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ARC क्या करता है, जो NPA है, मान लीजिए जो NPA है अगर वो 10 करोड़ रुपए का है तो ARC बोलेगा देखो भैया तुमको तो 10 करोड़ वैसे ही नहीं मिल रहे हैं। ARC बैंक को बोलता है 10 करोड़ तो तुमको वैसे ही नहीं मिल रहे, एक तुम काम करो हमको 6 करोड़ में दे दो। तो बैंक बोलती है यार वैसे तो मिल ही नहीं रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 6 करोड़ में उसको दे देते हैं। अब बाद में फिर ARC क्या करता है, जो डिफॉल्टर है उससे अपने हिसाब से पैसा निकलवा लेता है, और मान लो अगर 8 करोड़ रुपए भी निकलवा ली तो 2 करोड़ का सीधा सीधा फायदा उसको यहाँ पर हो जाता है। तो ये ARC जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही रजिस्टर्ड है। न्यूज़ में इसलिए बिकॉज RBI हैज सेट अप सुदर्शन सेन कमिटी टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ARC। अब ये सुदर्शन सेन कमेटी जब नहीं आएगी तो फिर इसका फिर से करंट अफेयर बनेगा कि ये जो ARC की रिपोर्ट है उसने उस पर क्या कहा है।
राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एम प्राइम, दैट इज प्रोग्राम फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर जो टेक से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होते हैं उस तरीके के वेंचर्स को इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसके लिए है ये। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, दैट इज मीन्स एडवांसेस WMA स्कीम, 1997 की है ये। अब ये जो स्कीम है इसने गवर्नमेंट को फाइनेंस करने की, गवर्नमेंट डेफिसिट को जो फाइनेंस करने की बहुत पुराना सिस्टम था जिसको हम लोग टेम्पररी ट्रेजर बिल्स के नाम से जानते थे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब ये वे एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम में बेसिकली होता क्या है, सी क्या है कि ये एक टेम्पररी लोन फैसिलिटी होती है जो RBI किसको देती है, गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नमेंट को जब ये लोन मिलता है तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गवर्नमेंट का गैप है उसको गवर्नमेंट फुलफिल कर लेती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि RBI ने जब गवर्नमेंट को दिया है पैसा तो बदले में RBI इंटरेस्ट पेमेंट तो लेगी ही लेगी। तो उस टाइम पे जितनी रेपो रेट रहती है ना उतना ही इंटरेस्ट गवर्नमेंट RBI को देती है। और जो WMA की जो लिमिट्स हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट्स है वो म्यूचुअली RBI और गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि RBI ने बेसिकली ये कहा है कि जो अभी की लिमिट है WMA की उसके साथ RBI अभी कंटिन्यू करेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज हेल्थ से रिलेटेड है। नंबर 1 इज मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसको ये एक बेसिकली नेशनल प्रोग्राम है जो PM साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC ने लॉन्च किया है। ये एक नेशनल डिजिटल वेलबींग प्रोग्राम है जो बेसिकली इंडियन सिटीजन्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको ये कंटिन्यूसली चेक करेगा। नेक्स्ट आते हैं कोविन पे। ये कोविड विन बेसिकली इसको इस तरीके से देखा जा सकता है, क्लाउड बेस्ड IT सॉल्यूशन है कि इसमें देखा जाता है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है इंडिया में उसकी मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टली अंडर आता है। ये आप देख सकते हैं कोविन प्लेटफॉर्म, राइट। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ पे। सबसे पहले है उरुका। आसाम में जो फेस्टिवल होता है माघ बिहू, उससे एक दिन पहले जो सेलिब्रेट किया जाता है उसे हम लोग उरुका कहते हैं, ठीक है। ये जो एसमीज कैलेंडर को अगर आप देखें तो उसमें जो पौष मंथ होता है उसका जो लास्ट डे होता है उसे एज अ उरुका हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो बिहू फेस्टिवल है ये असम के 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से बेसिकली मिलकर बना हुआ है। पहला है रोंगाली या फिर जिसे हम लोग बोहाग बिहू बोलते हैं जो अप्रैल में मनाया जाता है, कोंगाली जिसे हम लोग काटी बिहू बोलते हैं जो अक्टूबर में मनाया जाता है, और एक होता है भोगाली जिसे हम लोग माघ बिहू बोलते हैं जो जनवरी में मनाया जाता है, राइट। माघ बिहू इन आसाम, ये उनके कल्चर से उससे रिलेटेड है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द हिंदू में से बहुत पहले कवर किया जा चुका है, जैन-फेब के आसपास। आप इसको प्लीज़ जाकर देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इसको बेसिकली सेलिब्रेट करता है और वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी इस साल की थीम क्या थी, कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स, और इसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है इकोमॉस, उसको ये इकोमॉस जो है इसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखो अपना देश स्कीम। ये बेसिकली क्या है कि एक वेबिनार सीरीज़ है, इसमें हम लोग इंडिया की जो रिच डाइवर्सिटी है ना उसको दिखाने की कोशिश करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने खजुराहो के ऊपर एक वेबिनार जो है उसको इस देखो अपना देश के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। ये खजुराहो के कुछ मंदिर है। खजुराहो में वैसे जो चंदेला किंग्स जो थे उन्होंने खजुराहो में 1950 से लेके 1050 के बीच में ये मंदिर बनवाए थे। जब बनवाए गए थे तो उस टाइम पे 85 मंदिर बनवाए गए थे, लेकिन अभी तो मुश्किल से 25 ही मंदिर बचे होंगे शायद। उसमें एक बड़ा मंदिर जो है वो सबसे बड़ा है। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर में इस पर सवाल पूछा गया था। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट लार्जेस्ट, कंदरिया महादेव मंदिर। यस, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये वहाँ का सबसे बड़ा टेम्पल। इस पर एक बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969। ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं
वहाँ पर ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जिसने सिनेमा में बहुत ज़बरदस्त तरीके का कंट्रीब्यूशन किया और इंडियन सिनेमा के ग्रोथ या डेवलपमेंट में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया हो। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसको बेसिकली देती है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 2019 का जो अवार्ड है वो रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, सोसाइटी की न्यूज़ पे। नंबर 1 इज़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे SC ST और वुमेन के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करती है। और एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं इस स्कीम की। एक तो SC ST या फिर वुमेन आ जाएंगे इसमें, जिनकी एज ऑब्वियसली 18 साल से ऊपर है, या और ये जो स्कीम है ये उन्हीं को देंगे जो बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब जो मतलब ज़ीरो से शुरू करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, एकदम स्क्रैप से ग्राउंड लेवल पे शुरू करते हैं, उनके लिए ये स्कीम रहेगी, ठीक है। और जो इस स्कीम के तहत पैसे लेगा वो ऑलरेडी ऐसा नहीं कि डिफ़ॉल्टर हो कहीं बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको भी यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं तो। नेक्स्ट आते हैं माई बॉडी इज़ माई ओन। इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। ये पहली UN रिपोर्ट है जो बॉडीली ऑटोनॉमी पे बेसिकली फोकस करती है। इसमें इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या था इसका एम, बॉडीली ऑटोनॉमी क्या होता है कि जैसे कि आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड जो चॉइस है उसकी पावर आपके पास है, मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड जो डिसीजन होगा वो आप लोगे, बिना किसी डर के, किसी वायलेंस में आकर, या फिर अगर आपको कोई धमका रहा है या फिर ब्लैकमेल कर रहा है या फिर हरास कर रहा है, उस तरीके से आप बॉडी पे डिसीजन नहीं लोगे। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा कि आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, और कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, राइट। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। 1969 का ये फंड है। ये बेसिकली क्या है कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है एक तरीके की, और ये जो मटरनल हेल्थ है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको वर्ल्ड वाइडली इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हेल्थ केयर स्ट्रेटजीज आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं, बर्थ कंट्रोल किस तरीके से एक्सेस करना है वो आते हैं, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कैंपेन करवाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जेंडर बेस्ड वायलेंस, फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन, सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्ली टू डीक्रिमिनलाइज बेगिंग। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि कैपिटल में जो भीख मांगना है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। इसने बेसिकली बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट जो है 1959 का, उसको यूज़ किया गया था, क्योंकि जो ये वाला जो एक्ट है 1959 का, ये बेगिंग को एज एन ऑफेंस ट्रीट करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के अगेंस्ट देखता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, जेंडर संवाद। ये बेसिकली जॉइंट अटेम्प्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्लस इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी। इन दोनों का ये एक बेसिकली जॉइंट अटेम्प्ट है, जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो जेंडर रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड मैप्स। पहला जो न्यूज़ है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये डेजर्ट डस्ट एंड इंडियन समर मानसून। सी डस्ट जो है, धूल जो है, धूल की आंधी जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये मानसून को या फिर हरिकेन्स को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे? जो डस्ट है वो वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया या फिर जो ईस्ट एशिया से आती है, वो इंडिया का जो समर मानसून है उसको इफेक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसे हम लोग रिवर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सी इंडियन मानसून जो है उस पर इस डस्ट का एक रिवर्स इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज इट कैन इंक्रीज विंड्स इन वेस्ट एशिया टू प्रोड्यूस येट मोर डस्ट। अब जब इंडियन समर मानसून आता है तो जो विंड्स हैं वो वेस्ट एशिया में जाती हैं और वहाँ पर और ज़्यादा डस्ट क्रिएट कर सकती हैं। अब जब वेस्ट एशिया में डस्ट क्रिएट होंगी तो वो जो डस्ट हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण ऊपर हवा में उठेंगी। अब जब वो ऊपर हवा में उठेंगी वो डस्ट, तो सोलर रेडिएशन वो अब्जॉर्ब करेंगी और फिर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जो डस्ट है और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब एक बार जब डस्ट गर्म हो गई और वो हवा में है तो वो एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर सकती है, जो एयर प्रेशर है उसको चेंज कर सकती है, विंड सर्कुलेशन पैटर्न को चेंज कर सकती है, जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्लस जो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन है उसको भी बढ़ा सकती है। अब एक जो स्ट्रॉन्ग मॉनसून होता है दैट कैन ट्रांसपोर्ट एयर टू वेस्ट एशिया अगेन पिक अप अ लॉट ऑफ डस्ट। अब यहाँ पे डस्ट बढ़ी तो एयर प्रेशर चेंज हुआ, उसकी वजह से
प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो गया, रेनफॉल इंक्रीज हो गई। अब जब रेनफॉल इंक्रीज हो गई है तो रेनफॉल इंक्रीज होने के कारण जो मॉनसूनल विंड्स है वो और स्ट्रांग हुई। अब मॉनसूनल विंड्स जब स्ट्रांग हुई तो वापस से वो वेस्ट एशिया की तरफ जाती हैं और वेस्ट एशिया से फिर से डस्ट क्रिएट होती है और फिर से वो मॉनसून को इफेक्ट कर सकती हैं। तो एक तरीके से ये साइकिल चल पड़ता है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट एशिया जिसे हम लोग मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो डस्ट है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट एशिया या फिर वेस्ट एशिया की नहीं होती है, ईरानियन प्लेटू की भी हो सकती है। और ईरानियन प्लेटू की जो डस्ट है वो भी समर मॉनसून को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ईरानियन प्लेटू के ऊपर भी जो गर्म हवा है वो हो सकती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो सकता है। तो इस तरीके का जो ये सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर नेक्स्ट न्यूज़ है। उड़ीसा ने बेसिकली प्रपोज किया है कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर को वो सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे। जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व था। ये आप यहाँ पर ये लोकेशन इसकी उड़ीसा में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980 का, जो इंडिया में डिफॉरेस्टेशन होता है उसको रेगुलेट करता है। ये इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए किसी भी फॉरेस्ट को, जंगल को, पेड़ों को न काटा जाए। प्लस अगर आपको किसी भी फॉरेस्ट एरिया में पेड़ काटने हैं तो उसके लिए आपको क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लोकल्स और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ दोनों शामिल होती हैं। और ये जो अप्रोच है, जो रिक्वेस्ट है, सेंटर रिजेक्ट भी कर सकती है लीगल बाउंडेशन के साथ कि आप वहाँ पर पेड़ नहीं काट सकते। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि ये जो FCA एक्ट है इसमें थोड़े बहुत हमें अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। किस तरीके के अमेंडमेंट्स? पहली चीज़ ये कही गई है कि रेलवे, रोड्स या ट्री प्लांटेशन या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए आप यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन थोड़ा बहुत कर सकते हो। प्लस जो स्टेट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि आप फॉरेस्ट लैंड को लीज पे दे सकते हो अगर आपको कॉरपोरेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को वो देना है तो। प्लस एक नो गो एरिया जो है उसको क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर किसी भी तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो ज़्यादातर उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब इशू इसमें यह है कि अगर परमिशन दे दी जाएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तो जो गोदावरमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1996 का, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड था, उसके जो प्रोविजंस उसका वायलेशन तो हो ही जाएगा। प्लस जो कॉमन एनवायरनमेंट कंसर्न होते हैं पेड़ों के कटने की वजह से, वो तो फिर यहाँ पर शामिल रहेंगे ही। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग हीट वेव्स। हीट वेव्स बेसिकली हम लोग कब कहते हैं कि अगर प्लेन एरियाज़ में जो टेम्परेचर वो 40 डिग्री के ऊपर चला जाए, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री के आसपास चला जाए, या अगर हिली रीजन में वो 30 डिग्री के आसपास चला जाए तो उसको हम लोग हीट वेव्स कहते हैं। अगर हम बोलते हैं कि नॉर्मल हीट वेव पैदा हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक शिफ्ट हो चुका है। और अगर ये टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो इसे हम लोग सीवियर हीट वेव कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि राजस्थान, विदर्भ में, तमिलनाडु में जो सीवियर हीट वेव है वो आई है। नेक्स्ट आते हैं बूस्टिंग यील्ड फ्रॉम पॉपी और ओपियम। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बेसिकली इस बात की परमिशन दे दी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ओपियम उगा सकता है, अफीम उगा सकता है। इसका काम क्या है कि ओपियम जो होता है उससे बेसिकली अल्कलॉइड्स बनते हैं जिसे हम लोग दवाइयों में यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए अच्छा माना जाता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो ओपियम का जो कल्टीवेशन है उसका एक्सपोर्ट के लिए, अल्कलॉइड्स बेसिकली एक्सट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए परमिट करती है। और इंडिया जो है इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये जो ओपियम गम है, मतलब ये जो ओपियम का प्रोडक्शन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेड सी। इसे हम लोग एरिथ्रियन सी भी बोलते हैं, अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है। ये रेड सी की जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4% थोड़ा ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो जो रिवर है जो समुद्र में जाती है, जो फ्रेश वाटर लेके आती है, उसकी कमी है, तो फ्रेश वाटर नहीं आएगा रिवर से, तो फिर जो सैलिनिटी है वो बढ़ेगी। प्लस इंडियन ओशन से इसका जो कनेक्शन है उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो वाटर सैलिनिटी है बढ़ने लगती है। इसके अलावा इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन भी कम होता है, तो सैलिनिटी बढ़ती है। ये रेड सी का आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। प्रोटेक्शन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है IUCN के लिस्ट में। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 पे आती है और हैबिटेशन इसका इंडियन ओशन है। आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। गंगा और इरावती डॉल्फिन के बारे में मैं पहले ही द हिंदू और PT 360 में बता चुका हूँ, तो उसको रिपीट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन नियर थ्रेटेंड स्टेटस है इसका IUCN की लिस्ट के अंडर। और हैबिटेशन इसका हम लोग देख लेते हैं, इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना, रेड सी, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट। ओके, ये आप इस बॉटल नोज
डॉल्फिन को देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज डूम्सडे ग्लेशियर। इसे हम लोग थ्वैटीज ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, अंटार्कटिका में है। बेसिकली इसका जो टोटल एरिया है इस ग्लेशियर का वो करीबन करीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये पिघल गया तो ये वर्ल्ड सी लेवल को लगभग 0.5 मीटर्स तक राइज कर सकता है, और हो ऐसा ही रहा है कि ये जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है इस पर्टिकुलर ग्लेशियर की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेरोजा पे। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है ये वो है, और सेरोजा का मतलब इंडोनेशियन लैंग्वेज में होता है लोटस यानी कि कमल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उमगोत रिवर, मेघालय की है। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा साफ सुथरी रिवर है ये, और ये जो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो जयंतिया हिल है और खासी हिल है उनके बीच की ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। यू कैन सी सो ब्यूटिफुल एंड सो क्लीन दिस रिवर इज़, कि पूरा ट्रांसपेरेंट है इसका पानी। आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हैं, लाइक जो बेसिकली जो ग्राउंड है वो भी रिवर से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन राइनो विजन 2020। इसे हम लोग IRV 2020 के नाम से भी जानते हैं। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आसाम गवर्नमेंट का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का मेन इनिशिएटिव है ये। इसमें बेसिकली इसका मेन एम ये है कि आसाम में जो राइनो पॉपुलेशन है वो 3000 के आसपास कम से कम होनी चाहिए। आसाम में ऐसे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको राइनोज मिलते हैं। एक है पाबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। 1 हॉर्न्ड राइनोज जो होते हैं, जिन्हें हम लोग इंडियन राइनोज के नाम से भी जानते हैं, ये राइनो की सबसे बड़ी स्पीशी है। वल्नरेबल सेक्शन में आता है ये IUCN लिस्ट में, और साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स 1 में आता है। प्लस अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देखें तो उसके स्केड्यूल 1 के अंडर आता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2 वन हॉर्न्ड राइनोज को पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मानस नेशनल पार्क में इसी विजन के अंडर ट्रांसफ़र किया गया था। ये कुछ राइनोज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जावन राइनोज, नदन वाइट राइनोज, ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज, सुमत्रन राइनोज, ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मंकी डैक्टिल। ये एक बेसिकली फ्लाइंग रेप्टाइल था। ओल्डेस्ट अपोजिबल थम्स थे इसमें। इसके जो फॉसिल हैं वो चाइना में मिले हैं, और ये डायनासोर के क्लोज कजिन्स माने जाते हैं। अब ये अपोजिबल थंब का मतलब क्या होता है कि मतलब इनका जो थंब होता है ना वो उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इस लेवल तक वो रोटेट हो सकता है कि एक हाथ के थंब की जो टिप है, एक हाथ के अंगूठे का जो ऊपरी हिस्सा है वो रोटेट होके फ्लेक्स होके दूसरे हाथ की जो फिंगर है उसके टिप को ये टच कर सकता है। यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यू कैन सी हियर, सी द थंब कैन रोटेट कंप्लीटली, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग चोलिस्तान डेजर्ट, पाकिस्तान। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको यहाँ पे शूट किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो PT 360 द हिंदू में मैं कवर कर चुका हूँ। लोकेशन इसकी देख लेते हैं, चोलिस्तान डेजर्ट ये रहा पाकिस्तान में। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इंडिया में बेसिकली जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको दिखाती है, जहाँ पर करंट क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है उनके बारे में ये बताती है। और ये रीजन है इंडिया के जहाँ पर वल्नरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है क्लाइमेट को लेके। झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, आई एम सो सॉरी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, ओडिशा, राइट, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल एंड बंगाल। नेक्स्ट आते हैं अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, हम सभी को पता है। 2021 की जो इसकी थीम थी वो रीस्टोर आवर अर्थ थी। पहली बार ये जो अर्थ डे बनाया गया था ये 1970 में बनाया गया था। नोटेबल पॉइंट ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2016 में वो भी अर्थ डे को ही हुआ था, दैट मीन्स 22 अप्रैल 2016। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोडेक्स कमिटी ऑन स्पीशीज एंड culinary herbs, दैट इज CCSCH 2013 की है ये बॉडी है। और ये बेसिकली क्या करती है कि जो स्पाइसेस या फिर ये हर्ब्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड को इलेबोरेट करने की कोशिश करती है, प्लस दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरीके का स्टैंडर्ड डेवलप करने की कोशिश करते हैं और डुप्लीकेशन की प्रोसेस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी ये सजेशन लेती है। होस्ट कंट्री जो है वो इसकी इंडिया है। सेक्रेटरीट जो है इसका वो स्पाइस बोर्ड है जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर आता है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि FSSAI ने इसका 5th सेशन अभी इनॉग्रेट किया था। अब ये कोडेक्स
एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है, CAC 1963 में बना था ये बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश किया था और जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के अंडर ये काम करती है और जो हेडक्वार्टर है इसका वो FAO का हेडक्वार्टर ही है जो रोम में आता है, राइट। और ये हेल्थ कंज्यूमर की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और जो फूड ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेयर रखने की कोशिश करती है 189 मेंबर्स के साथ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम लोग, दैट इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन की न्यूज़। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत इस स्कीम को बेसिकली चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं कि इंडिया में जो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और जो इंडियन ब्रांड्स हैं फूड के उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, मतलब इंडियन ब्रांड को भी एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, जिससे कि क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और फार्मर्स की भी जो इनकम है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग रेडी टू कुक या फिर रेडी टू ईट फूड शामिल करेंगे, प्रोसेस्ड फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पोल्ट्री, इसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल होगी। नेक्स्ट आते हैं मैक्स 1407। ये बेसिकली एक हाई यील्डिंग सोयाबीन है। सोयाबीन में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप लोगों ने सोयाबीन का कभी पैकेट लिया हो मार्केट से तो आप वहाँ पे देखेंगे कि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 52% प्रोटीन मिलता है। तो ये हाई यील्डिंग है, इसमें प्रोटीन थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा। आसाम, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी कल्टिवेशन इनका अच्छा माना जाता है। और ये वाली जो नई ब्रीड है ये क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से बनाई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पे। फर्स्ट इज बैकाल GVT, जिसे हम लोग गीगाटॉन वॉल्यूम डिटेक्टर भी कहते हैं। दुनिया में जो 3 सबसे बड़े लार्जेस्ट न्यूट्रॉन डिटेक्टर हैं उनमें से एक है ये बैकाल GVT। इसके अलावा जो 2 सबसे बड़े न्यूट्रॉन डिटेक्टर हैं दैट इज आइस क्यूब डिटेक्टर जो साउथ पोल में स्टैब्लिश्ड है और एक है एंथरस डिटेक्टर जो मेडिटेरेनियन सी पर स्टैब्लिश है। इसका जो मेन एम ये है कि जो एल्यूसिव फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, उनका जो सोर्स है कहाँ से आते हैं वो उनके बारे में पता करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वाइडली अकरिंग पार्टिकल है और पहले नंबर पे तो फोटोन आता ही है, हम सब ने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा ही है। और ये जो पार्टिकल है ये बेसिकली इट मेक्स अप लाइट। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रशिया ने यह न्यूट्रॉन टेलीस्कोप जो है अंडर वाटर लॉन्च किया है। लेक बैकाल है जो वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, साइबेरिया में है ये, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। IIT दिल्ली ने एक नई टेक्निक बनाई है, सरफेस एनहांस्ड रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्स के नाम से इसे जानते हैं। इससे बेसिकली क्या है कि डेंगू का जो डायग्नोसिस है वो बहुत जल्दी हो जाता है, 1 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि पहली वाली जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी ना जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन या फिर RT-PCR के नाम से जानते हैं, दैट इज रिवर्स वगैरह वगैरह वगैरह, RT-PCR शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा फेमस है, इसी को याद रखते हैं। तो RT-PCR जो टेक्निक है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इक्विपमेंट भी इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा थेरेपी। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप सभी लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना ही होगा, आप लोगों ने डोनेट भी किया होगा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है। तो ये जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा है ये उस पेशेंट के ब्लड से बाहर निकाला जाता है जो बेसिकली इस कोविड इन्फेक्शन से रिकवर कर रहा होता है। क्योंकि फिर ये जो प्लाज्मा है ना एक एंटीबॉडी के सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये जो फिर प्लाज्मा है दूसरों को रिकवर करवाने के लिए हेल्प करता है और कोविड-19 के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट ये माना जाता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसका प्लाज्मा ले रहे हो उसको कोविड-19 हो चुका हो, प्लस अब वो ठीक हो चुका हो और 28 डेज उसको हो गए हों बिना किसी सिम्टम्स के, राइट। ये इसकी थोड़ी सी और डिटेल में थ्योरी, अगर आप चाहें तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सिर्फ जानवरों में ही फैलता है, ह्यूमंस को इसको कोई ज़्यादा थ्रेट नहीं है, एनिमल टू एनिमल ही है ये। कंटेनिजीनियस है, फेटल एनिमल डिसीज़ है, मतलब हो गया तो मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 100% के आसपास मोर्टेलिटी रेट है इसका। सुअर में होता है ये, वाइल्ड पिग्स या डोमेस्टिक पिग्स में होता है ये। और पहली बार ये अफ्रीका में 1920 में डिटेक्ट किया गया था। इसका कोई इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है कि जिसको हुआ है उसको मार डालो, अदरवाइज दूसरों को भी ये, दूसरे पिग्स को भी ये हो सकता है। तो मिजोरम में अभी 276 डोमेस्टिक पिग्स जो हैं उनको मारा गया था क्योंकि उनको ये बीमारी हो गई थी, राइट। ये आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये आप डायग्राम में पढ़ सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं B.1.617। ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है कोविड-19 का। इससे पहले और भी म्यूटेंट आ चुके हैं जैसे E484Q,
L425R और 25R, और अभी डेल्टा वेरिएंट तो है ही। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई जीनोम में किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है ना, अगर कोई वायरस अपने जीनोम सीक्वेंस में चेंज कर रहा है अपनी सर्वाइवल पावर को बढ़ाने के लिए, या फिर बेसिकली बोल सकते हैं कि अपने अगर मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि म्यूटेशन हो चुका है और उस वायरस का एक नेचुरल इवोल्यूशन हो चुका है, एक और ज़्यादा सर्वाइवल स्ट्रेंथ उसमें आ चुकी है। तो जब म्यूटेशन हो जाता है तो नए तरीके का वायरस निकल जाता है, और म्यूटेशन के बाद जब नए तरीके का वायरस निकल जाता है तो उसे ही हम लोग वेरिएंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रुसेलोसिस। ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन बेसिकली ये एनिमल टू ह्यूमंस हो सकता है, और एक बैक्टीरिया है जीनस ब्रुसेला, उसकी वजह से ये होता है। तो जो अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है, राइट। ये आप पूरे के डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सबसे बड़ा जो सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का वो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग पावर प्लांट्स में जलाते हैं या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल रीजन्स में जलाते हैं तो उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होता है। और अगर आप दूसरे भी छोटे सोर्सेस रहते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर मेटल ओर का काम हो रहा हो, या फिर अगर आप वोल्केनोज को देखें, या फिर शिप्स की वजह से या दूसरे व्हीकल्स की वजह से जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कैरेबियन में। ला सोफिरेर वोल्केनो, यहाँ से इरप्शन हुआ, SO2 निकला और ये फाइनली फिर इंडिया पहुँच गया, राइट। ये सल्फर डाइऑक्साइड का ये वाला हम लोगों ने 10th क्लास की NCERT के साइंस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन और वगैरह वगैरह सब पढ़ते थे। नेक्स्ट आते हैं वाइटेस्ट एवर पेंट। ये अल्ट्रा वाइट पेंट है, बहुत ज़्यादा वाइट होता है, ये वाइटेस्ट है, और ये बैरियम सल्फेट से बना है जो इसको और ज़्यादा वाइट बनाता है। तो इसको लगाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितनी भी आपके आसपास जितना टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में 19 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ठंडा रहता है, कम टेम्परेचर रहता है इसमें, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं वाइटेस्ट एवर, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेम्परेचर डिटरमाइनिंग सेक्स इन सम रेप्टाइल एंड फिश एम्ब्रियोज। सी बियर्डेड ड्रैगन एम्ब्रॉयज, मतलब एक तरीके की लिजार्ड, एक तरीके की छिपकली। तो ये जो लिजार्ड है ये दो अलग अलग सेट्स यूज़ करती है अपने जीन्स के, ताकि वो एक फीमेल लिजार्ड में कन्वर्ट हो सके। एक सेट तो ये होता है जो सेक्स क्रोमोसोम से एक्टिवेट होता है, और दूसरा सेट वो होता है कि डेवलपमेंट के टाइम पे वो हाई टेम्परेचर से एक्टिवेट होता है। तो इन दोनों केसेस में क्या है कि वो जो लिजार्ड है वो फीमेल लिजार्ड बन सकती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1960 में। तो जो मेल बियर्डेड ड्रैगन होता है उसमें ZZ सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो फीमेल ड्रैगन होती है, लिजर्ड होती है, उसमें ZW क्रोमोसोम होता है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है ZZ क्रोमोसोम को, तो वो जो मेल लिजर्ड है वो एज अ फीमेल लिजर्ड डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंग्यूनिटी। ये एक टाइनी हेलीकॉप्टर है जो सक्सेसफुली नासा ने जिसको उड़ाया है, और इट इज़ द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लैनेट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉक्जी अबॉर्ड प्रिजर्वेंस। ये एक 6 चक्कों का साइंस रोवर है, 6 व्हील्ड साइंस रोवर है। इसने बेसिकली क्या किया है कि मार्स से ना ऑक्सीजन निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है। CO2 को O2 में इसने कन्वर्ट किया है, एक्सट्रैक्ट किया है मार्शियन एटमॉस्फेयर में, और मार्स से बेसिकली इस डिवाइस की मदद से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिक्योरिटी की न्यूज़ पे। एक्सरसाइज शांतिर ओग्रोशिना 2021, ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो बांग्लादेश में हुई थी। जो फादर ऑफ नेशन हैं बांग्लादेश के बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस ओकेजन पे ये एक्सरसाइज हुई थी। जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था देवर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, एंड जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी देवर USA, UK, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड सिंगापुर। और भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया बांग्लादेश जिसमें शामिल होते हैं। एक तो आर्मी की होती है संप्रीति, एक एयरफोर्स की होती है टेबल टॉप, और एक नेवी की होती है INBN कॉर्पेट, दैट इज़ इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज़ जॉइंट लॉजिस्टिक हब। इसे हम लोग जॉइंट लॉजिस्टिक नोड JLN के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है कि
ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कवर करती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जैसे कि इसके अंडर स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन आ गए, राशन आ गया, फ्यूल आ गया, जनरल स्टोर के सामान आ गए, क्लोथिंग स्पेयर्स आ गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, उनके पूरे रिसोर्सेज को फुलफिल करती है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि थर्ड जॉइंट लॉजिस्टिक नोड ऑपरेशनलाइज किया गया था मुंबई में, इससे पहले ये गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ऑलरेडी थे। नेक्स्ट आते हैं ला परूस। ये एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हुई थी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फ्रांस की होगी, तो फ्रेंच नेवी ने ही इसको लीड किया था, और मतलब लीड किया था। एंड इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। नोटेबल पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया की तरफ से INS सतपुरा, INS किल्तन, P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और वरुण नाम की भी एक एक्सरसाइज होती है जो इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है। अच्छा, ये INS सतपुरा, किल्तन, ये सारी जो सारी चीज़ें हैं जो डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, चाहे वो ग्राउंड डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, या फिर नेवी की डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इन सब के लेक्चर्स अगर आपको डिटेल में देखने हैं इन अ वेरी डिटेल्ड वे, बेसिक से होते हुए बहुत कम सोर्स के साथ, तो आप 2020 50-50 का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, जो पूरी की पूरी सीरीज़ है, मेरे ख्याल से 17 से 20 वीडियोज़ हैं उसमें, आप उसको ज़रूर देखिए। कृष्णा सर हैज़ हिमसेल्फ रिकॉर्डेड दिस, इट विल क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर और पर्सनल। ये बेसिकली जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कमांड के अंडर काम करते हैं, राइट। और ये इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत इनको गवर्न किया जाता है। इशू इसमें ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे ये जो वॉलंटियर का रोल था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, मतलब इनकी स्क्रूटनी में पता चला कि दे वर वेरी अनफेयर वाइल ट्रीटिंग द पीपल, राइट। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको कोई भी पावर नहीं है कि ये लोगों को पुलिस बैरिकेड्स लगा के रोक सकते हैं, प्लस वो लोगों को परेशान नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते कि अगर वो लोग कोविड-19 का वायलेशन कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो पहले तंग करते हैं, पहले परेशान करते हैं, एंड देन फिर वो फाइन वाली बात आती है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एक्सरसाइज वरुणा, ये पिछली स्लाइड में बस मैंने आपको बताया था, इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रेंड्स इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। इससे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने रिलीज़ किया है। 5 जो सबसे बड़े स्पेंडर्स थे 2020 में, देवर USA, चाइना, इंडिया, रशिया एंड UK। सिप्री क्या है, 1966 में ये बनी थी। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट या फिर आर्म्स कंट्रोल या फिर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। लास्ट सेक्शन पे आते हैं हम लोग, मिसलेनियस की न्यूज़ पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ वैक्सीन वेस्टेज। वैक्सीन वेस्टेज आपको पता है कि जैसे अगर वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन को एक जगह स्टोर करके रखा गया है, तो कभी कभी वैक्सीन ख़राब हो जाती है ना, या फिर वो टूट जाती है, या फिर उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो जाती है, तो वैक्सीन ख़राब हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सीन वेस्टेज बोलते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वैक्सीन वेस्टेज से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। पहला क्या गया था कि जो वैक्सीन वेस्टेज है उसको आपको 1% से कम रखना है, जो कि प्रेजेंट में 6% है। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मैं अभी जुलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। अप्रैल 2021 की न्यूज़ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें कहा गया था जो वैक्सीन वेस्टेज है उसको कम से कम किया जाना चाहिए, 1% से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चेनाब ब्रिज पे। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है ये उसका पार्ट है, एंड USBRL के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये USBRL क्या है, ये कश्मीर को पूरी कंट्री से कनेक्ट करेगा, और नदन रेलवे जो है उसके अंडर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आता है। यू कैन सी अमेजिंगली ब्यूटीफुल ब्रिज। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सॉल्यूशन कैंपेन 2021, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने इसको लॉन्च किया है। और बस बेसिकली ऐसा है कि इट इज़ टू इन्वॉल्व वर्ल्ड यूथ इन बिल्डिंग देयर लाइफ इम्पैक्टेड बाय कोरोना वायरस डिसीज़। तो कोविड के बाद उनकी जो लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट हुई है, तो उसमें पॉजिटिव चेंज लाना है, तो बस उसके लिए है ये, ठीक है ना। बस नॉर्मल से कैंपेन है, कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, ये एक स्टडी है, जेंडर इन मीडिया ने इसको रिलीज़ किया था। यूनिसेफ मतलब जेंडर इन मीडिया की ये स्टडी थी, और यूनिसेफ और जीना डेविस इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको
रिलीज़ किया था, इन दोनों ने मिलकर रिलीज़ किया था इसको। इसमें इंडिया के बारे में ये बताया गया कि जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है इंडियन एड्स में तो है, चलो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है ना, मतलब उसको कलरिज्म या फिर हाइपर सेक्शुअलाइजेशन विदाउट करियर और एस्पिरेशंस हमेशा दिखाया जाता है। तो मतलब जो स्टीरियोटाइप वो होती है ना, इमेज होती है ना वुमेन की, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंडियन एड्स में वुमेन का दिखाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI। ये बेसिकली दुनिया में टोटल 100 जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उसमें से जो 104 गवर्नमेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटीज़ को ये मेजर करने की कोशिश करता है। ये जो इंडेक्स है वो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने रिलीज़ किया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में आता है। और ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है इन फॉलोइंग 7 पिलर्स पर डिपेंड करता है वो: लीडरशिप, लॉज, पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप, हेल्पिंग पीपल राइज, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं: फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे। इसे मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको रिलीज़ किया था, और ये मीडिया के फ्रीडम को मेजर करता है कि मीडिया की इंडिपेंडेंस कितनी है, क्वालिटी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, जर्नलिस्ट की सेफ्टी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और मीडिया के फ्रीडम का लेवल देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वायलेशन हो रहा है उनके फ्रीडम का। तो नॉर्वे ने 5th टाइम लगातार टॉप किया है, और इंडिया की रैंक इसमें 180 में से 142 आई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज़ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कि इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए ये काम करती है, राइट। सो ये आज का हमारा अप्रैल 2021 का द हिंदू का करंट अफेयर था। अब अगर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करें तो दिसंबर 2020 प्लस जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड जून 2021, ये सारे द हिंदू आप लोगों के पास अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सिनॉप्सिस IAS की अगर आप पोर्टल पे जाते हैं तो आपको फ्री PDF भी मिल जाएंगे इसके, प्लस अगर आप हमारे हेड ऑफिस आते हैं तो आप लोगों को इनकी फ्री हार्ड कॉपीज़ भी मिल जाएंगी। इसके अलावा जो ने का द हिंदू का बैकलॉग बचा है वो भी जल्दी आप लोगों के सामने लाया जाएगा, एंड देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक आपकी UPSC नहीं हो जाती, एंड उसकी आगे तक भी। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कोर्सेज, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अगेन, UPSC को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, 2020 50-50 प्लस MSGP प्लस PT 360 प्लस आपका ये द हिंदू का कोर्स, इन चारों कोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज गोना बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपका द हिंदू तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2020 50-50 MSGP और PT 360 के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो एज अ डेमो वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप हमारे पोर्टल पे जाके और भी ज़्यादा डिटेलिंग्स इसमें देख सकते हैं। सो डू परचेज इट इफ़ यू वांट टू लाइक गेट गुड मार्क्स इन योर प्रीलिम्स। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की और डाउट है, दिस नंबर इज अवेलेबल एंड यू कैन कम टू आवर हेड ऑफिस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट द हिंदू वीडियो। थैंक यू।